विद्यार्थी मित्रों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम नाटक के उद्भव और विकास पर एक दृष्टिपात करेंगे। इस विहंगावलोकन में हिंदी नाटकों का प्रारंभ और भारतेंदु से लेकर आधुनिक युग तक नाट्य विधा ने जो विकास किया है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो पारंपरिक रूप से देखें तो नाट्य विधा ये साहित्य में प्राचीनतम विधा है। संस्कृत नाटकों की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है। अभिज्ञान शाकुंतल, वासवदत्तम, मृच्छकटिकम, ये संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक हैं। ये परंपरा अपभ्रंश, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई भारतीय भाषाओं में आई। लेकिन आज हम जिस नाटक की बात कर रहे हैं, हिंदी नाटक, उसके विकास में भारतीय और पाश्चात्य दोनों नाट्य परंपराओं का एक सहयोग रहा है और इस प्रकार से हिंदी नाटक एक विशेष चाल लेकर चला है। तो हिंदी नाटकों के संदर्भ में हम बात करें तो इस विधा का जो विकास हुआ उसमें जो लोक नाट्य है, जिसमें मध्यकाल में हम देखते हैं कि रास लीला है, नौटंकी है और भवाई, गुजराती में खास करके हम इस लोक नाट्य को देखते हैं। तो ये लोक नाट्य जो परंपरा चालू रही, इन नाटकों का उदय प्रमुख रूप से मनोरंजन प्रदान करने के लिए ही हुआ था। 17वीं 18वीं शताब्दी के लगभग कुछ ऐसे नाटक भी लिखे गए हैं जो ब्रज भाषा में थे, जैसे प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक, विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन। इनमें से आनंद रघुनंदन को हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है और ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है। इस दौर के नाटकों पर संस्कृत नाट्य की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इनकी विषय वस्तु धार्मिक एवं पौराणिक हुआ करती थी और नाट्य संवाद पद्यात्मक गेय रूप में होते थे और इसकी मूल प्रवृत्ति श्रृंगार होती थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1850 के बाद की बात है, जहां पारसी थिएटर कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी थी और इनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नाटकों के द्वारा जनता का मनोरंजन करना और पैसे कमाना था। तो इनके नाटकों में जो कथानक हुआ करते वो रामायण या महाभारत से लिए गए हैं या पारसी प्रेम कथाओं को आधार बनाकर जो नाटक लिखे गए हैं। कभी कभी अंग्रेजी नाटक जैसे हैमलेट है, रोमियो जूलियट है, इससे भी ये नाट्य सामग्री ली जाती थी। लेकिन इसमें बहुत ही बचकाना नृत्य, ऐसे भौने नृत्य जिसको कहते हैं भारतेंदु, तो बचकाने नृत्य, स्थान स्थान पर गीत, शेरो शायरी, गज़ल आदि का समावेश होता था। और इस प्रकार का एक नाटक अमानत द्वारा लिखा गया है, इंद्र सभा, और इस इंद्र सभा में ओपेरा के समान अधिकांश गीत भरे हुए हैं। ये ओपेरा मूलतः पश्चिम का एक नाट्य प्रकार रहा है जो हिंदी में लिखा गया। ऐसे नाटकों में कला और संस्कृति को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, तो भारतेंदु ऐसे नाटकों से क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए और वे निकलकर ये तय करते, संकल्प करते हैं कि भारतीय नाट्य कैसे होने चाहिए और भारतीय नाटकों का भविष्य क्या होगा वो हम दिखाएंगे। और इस प्रकार से उन्होंने नाट्य परंपरा
में अपना विशेष योगदान दिया है। आगे चलकर इनकी परंपरा को जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश आदि नाटककारों ने जारी रखा है और उसको मजबूत बनाया। हिंदी नाटकों के विकास को हम देखें तो यहाँ पर जो स्थान भारतीय नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद का रहा है, वैसा ही स्थान कहानी और उपन्यास में प्रेमचंद का रहा है। हम मोटे तौर पर नाटक के इस विकास को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्व प्रसाद यानी भारतेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक जो इस प्रकार से द्विवेदी काल के अंत का भाग है, और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, उसके बाद स्वतंत्रोत्तर नाटक जो हमारे अभ्यासक्रम में नहीं है, वो बाद में आएंगे। लेकिन इस प्रकार से 4 हिस्सों में हम इस चीज़ को बांट सकते हैं। तो भारतेंदु युगीन नाटकों को देखें तो उनका प्रारंभ हम 1850 ईस्वी से मानेंगे। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है, तो उत्तर शती हमने ली है, इसलिए 1850 से 1900 तक का जो नाट्य साहित्य है उसको हम प्रसाद पूर्व और भारतेंदु युगीन, 2 बातें एक ही है, लेकिन नाटकों की बात करें तो प्रसाद के आधार पर हमने उसको विभाजित किया है। तो यहाँ खड़ी बोली में नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। इस युग का जो प्रथम चरण है, यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन कर रहा था और दूसरा उसका विरोध। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। ऐसे में नई मान्यताएं, नया दृष्टिकोण और सृजनात्मक दिशा देने की आवश्यकता थी नाट्य विधा को, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यही काम किया है। तो भारतेंदु के नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जन सामान्य को जागृत करना, क्योंकि ये देश जिस रूप में था, हम जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व हमारा देश गुलाम था, तो नाटकों के द्वारा जागृति करना। उनका नाटक है अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी आदि नाटकों को आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। इसके साथ भारतीय जनता में आत्मविश्वास को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी आस्था बनी रहे तथा पश्चिम के गलत प्रभाव से समाज को बचाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार से इस दौर के नाटकों में उन्होंने ये काम किया है। देवकी नंदन उस युग के नाटककार है जिन्होंने सीताहरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा व अंधेर नगरी, प्रताप नारायण मिश्र ने शिक्षादान आदि नाटक लिखे। इस युग में प्रहसन अधिक लिखे गए हैं। प्रहसन में हास्य व्यंग्य शैली तथा तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया गया है। भारतेंदु का वैदि की हिंसा, हिंसा न भवती, यानी वेदों में जो प्रथा है, मानो पशु बलि देना, तो वह हिंसा नहीं मानी जाती है ना। तो वो कहते हैं कि भाई हिंसा तो हिंसा है, हा? हमने पशुओं की बलि देने का जो विधान किया है वो गलत है। तो इन नाटकों में ये सारी चीज़ें आती है। राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह मुहासे, यानी जिसको हम कहें कि आजकल सामान्य हो गया है कि बड़ी उम्र का पुरुष हो और कम उम्र की लड़की का ब्याह, है ना। तो एक कहावत है हिंदी में कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, समझे। तो ये जो अनमेल विवाह होते थे उस पर एक प्रकार से यहाँ पर व्यंग किया गया है। भारतेंदु युगीन नाटकों में नवीन और प्राचीन शैलियों का सामंजस्य, यानी पश्चिम की शैली और भारतीय शैली का सामंजस्य देखा गया है। उनके नाटक संस्कृत पर आधारित लिखे गए हैं। उनके पात्र आदर्श हैं, जबकि नवीन शैली के नाटकों में पात्र सच्चे जीवन के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। शिल्प की दृष्टि से ये नाटक पूर्णतया प्राचीन नाट्यशास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं और अंग्रेजी परंपरा की
नकल भी में उतारी गई है। भारतेंदु ने ही पाश्चात्य से ही पाश्चात्य जो ट्रेजेडी की जो पद्धति है या जो दुखांत नाटक है वो लिखे हैं, और उनका नील देवी उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस काल में कुछ नाटकों का अनुवाद भी हुआ है, जैसे भभूति और कालिदास के संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया गया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद किया। माइकल मधुसूदन दत्त उनके नाटकों का अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी में शेक्सपियर के जो नाटक हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस और मैकबेथ का अनुवाद भी किया गया है। भारतेंदु इस युग के यानी प्रसाद पूर्व युग के श्रेष्ठ और नाटककार हैं। अन्य नाटककारों में श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और अन्य नाटककारों का हम नाम ले सकते हैं। इसके बाद काव्य की दृष्टि से द्विवेदी युग आता है, लेकिन नाटक की दृष्टि से प्रसाद युग आता है, और इस युग में प्रसाद सर्वश्रेष्ठ नाटककार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारतेंदु जैसी प्रतिभा भारतेंदु के बाद वर्षों तक नहीं आई, यानी प्रसाद और भारतेंदु के बीच एक बड़ी खाई दिखाई देती है। भारतेंदु द्वारा स्थापित रंगमंच आगे न बढ़ सका, परिणाम स्वरूप जनता व्यावसायिक नाटकों की ओर मुड़ी, यानी पारसी रंगमंच था वो अधिक यहाँ पर प्रवृत्त हो गया। द्विवेदी युग में पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं रोमांचकारी नाटक लिखे गए हैं, कुछ प्रहसन भी लिखे गए। इन नाटकों में नाट्यकला का विकास नहीं मिलता, अभिनय तत्व भी न के बराबर है। इस युग के नाटकों में जयशंकर प्रसाद का करुणालय और प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा ये प्रमुख नाटक है। पारसी रंगमंच का प्रभाव यहाँ पर देखा गया है। इन नाटकों का महत्व न तो शिल्प की दृष्टि है और न रुचि और संस्कार की दृष्टि से। फिर भी कुछ नाटकों में तत्कालीन समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको आप देख सकते हैं। प्रसाद अब एक नाटककार के रूप में, सशक्त नाटककार के रूप में उभरते हैं, और उनके आगमन से नाटक के विकास को एक नई दिशा मिलती है। उनका स्पष्ट था कि जो मनोरंजन के लिए और मात्र बहकावे के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं, ऐसे नाटक नहीं लिखने हैं। तो उन्होंने अलग राय पकड़ी है, और इस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था। गांधी जी जिसकी अगुवाई कर रहे थे। व्यापक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसका प्रभाव प्रसाद के नाटकों पर भी आता है। तो इसलिए उन्होंने अतीत की जो खोज है एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस ये प्रसाद के नाटकों के माध्यम से हम देख सकते हैं। प्रसाद के नाटकों में कल्याणी, करुणालय, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और विशाख ये महत्वपूर्ण नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक इस रूप में महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेता गांधी, सुभाष और गोखले, इनके बीच का जो मनमुटाव हम देख सकते हैं। तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, शिहरण ये नाटक के पात्र हैं। तीनों सक्षम हैं। अगर एक होकर वे विदेशियों के साथ लड़ते तो भारत का इतिहास और आर्यावर्त का इतिहास अलग होता, ऐसा प्रसाद उसमें दिखाते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो नेता थे, सुभाष, गांधी, भगत सिंह, ये अपनी अपनी राह अलग पकड़ के चलें। उनका सबका उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलाना था, लेकिन अगर वो एक होकर इस आज़ादी की मुहिम में जुड़ते तो भारत का इतिहास अलग होता। तो ये पहला संकेत यहाँ पर चंद्रगुप्त के माध्यम से जयशंकर प्रसाद हमको देते हैं। इस युग के अन्य नाटककारों में आगाहश्र, उनका नाटक है सूरदास, श्रवण कुमार, सीता वनवास। तो ये पारसी रंगमंच में लिखे जाने वाले नाटकों के मुंशी थे, और उन्होंने इस प्रकार के नाटक लिखे हैं। नारायण प्रसाद बेताब, बेताब उनका उपनाम है। तो उन्होंने महाभारत, रामायण और कृष्ण सुदामा ये पौराणिक पात्रों को लेकर नाटक लिखे हैं। सुदर्शन ने सिकंदर और धूप छाँव
नाटक लिखे हैं। तो इस काल के साहित्य में कुछ 5 प्रकार के नाटक दिखाई देते हैं। जैसे ऐतिहासिक नाटक हम कहें तो ऐतिहासिक नाटकों में प्रसाद का राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि ऐतिहासिक नाटक हैं। बद्रीनाथ ने दुर्गावती नाटक लिखा है। इसके उपरांत हम देखें तो ध्रुव स्वामिनी ये ऐतिहासिक नाटक होते हुए अपने समय की जो समस्याएं हैं उसको यहाँ पर हमारे सामने रूपायित करता है और पुनर्विवाह या विवाह विच्छेद इन प्रश्नों को लेकर प्रसाद ने ये महत्वपूर्ण नाटक लिखा है। रोमांचकारी नाटकों में रौनक बनारसी का इंसाफ महमूद, हुसैन मियाँ जरीफ का लैला मजनू और अली बाबा ये उस युग के महत्वपूर्ण नाटक हैं जिसमें तड़क भड़क वाली वेशभूषा और श्रृंगारपूर्ण वातावरण, उत्तेजक घटनाएं, वेश विन्यास आदि उसमें हुआ करता था। तो प्रेक्षक ऐसे नाटकों को ज़्यादा पसंद करते थे जो पारसी रंगमंच में हुआ करते थे, लेकिन इन नाटकों के माध्यम से वे अपनी एक मनोरंजन की जो जिज्ञासा है उसको वह संतुष्ट करते। पौराणिक नाटकों में पौराणिक पात्रों को लेकर लिखे गए नाटक हैं। समसामयिक नाटक, समसामयिक विषयों को लेकर जो नाटक लिखे गए हैं जिसमें हास्य व्यंग आदि रहता है। तो बेचन शर्मा उग्र का जो नाटक है चार बेचारे और उज्बक का मतलब होता है मूर्ख, जीपी श्रीवास्तव का उलटफेर, विवाह और विज्ञापन ये नाटक हैं। राधेश्याम कथावाचक उनका काउंसिल की मेंबरी ये समसामयिक विषयों को लेकर लिखे गए नाटकों में आता है। यथार्थवादी नाटकों में हम देखें तो मानव जीवन की विविध समस्याओं का यथार्थ और गंभीर चित्रण यहाँ पर किया गया है। इनमें प्रेमचंद का संग्राम ये महत्वपूर्ण नाटक है। प्रेमचंद ने काबा करबला और संग्राम 2 नाटक लिखे हैं, उसमें संग्राम ये महत्वपूर्ण नाटक है जो आधुनिक विषय को लेकर लिखा गया है। प्रसाद के नाटकों में पात्रों और संवादों को हम देखें तो ये चरित्र उद्घाटन के लिए उनका कथानक आता है और ये गतिशील बनाता है कथा को। संवाद योजना में अनेक स्थलों पर लंबे लंबे कथोपकथन संवाद आए हैं जिन्होंने प्रवाह को बाधित किया, नाट्य प्रवाह को बाधित किया है। और प्रसाद युगीन नाटकों की भाषा सशक्त किंतु कहीं कहीं नाटकीय तनाव के को धारण नहीं कर पाती, यानी जो एक संगठन होना चाहिए वो बिखर जाता है। विशेषकर प्रसाद ने भाषा का प्रयोग भाव के अनुसार किया है, पात्रों के अनुसार किया है। यहाँ कलात्मक अलंकारिकता, लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं। कहीं कहीं उनकी भाषा बोझिल हो गई है। प्रसाद युग के नाट्य शैली के रूप में देखें तो दुखांत और सुखांत दोनों प्रकार के थे। इस युग के नाटकों में कुछ अनुवाद भी हुए हैं, जैसे मैथिलीशरण गुप्त ने भास का जो नाटक है स्वप्न वासवदत्त उसका अनुवाद किया है। करिंद्रनाथ ठाकुर और गिरीश घोष ने भी कुछ नाटकों का अनुवाद किया है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों को देखें तो स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, ये नाटक हैं यहाँ पर। तो इस युग के आते आते भारत सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उसमें कई परिवर्तन आ गए थे। अब जीवन में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया था। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर, किसान सभी सम्मिलित हो रहे थे। पूरा देश उसमें एकजुट करके स्वतंत्रता आंदोलन में जुट रहा था। पारसी रंगमंच की लोकप्रियता कम हो रही थी। तो कम होने का कारण क्या था कि अब सिनेमा का प्रवेश हुआ है, मनोरंजन का एक और साधन हमारे सामने आया है। तो सिनेमा का प्रभाव अधिक यहाँ पर पड़ा और इस काल में हम देखें तो 2 प्रकार के नाटक लिखे गए हैं। एक है राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक
तो राष्ट्रीय चेतना पर लिखे जाने वाले नाटकों में हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंददास और उदय शंकर भट्ट, ये 3 ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने इस प्रकार के नाटक लिखे। इन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना से युक्त नाटक लिखे। नाटकों में समन्वयवादी दृष्टि यानी दोनों परंपराएं भारतीय पाश्चात्य जिसमें आए और नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। तो हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन और आहुति ये 2 महत्वपूर्ण नाटक हैं। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा राजमुकुट ये महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया और सेठ गोविंददास उनका नाटक है कर्तव्य। कुछ जो यथार्थपरक नाटक जो लिखे गए हैं, इसमें समस्या प्रधान नाटकों को विशेष हम कहें कि तवज्जो दी गई या विशेष नाटक लिखे गए, जिसमें मन का जो द्वंद्व है, अंतर्द्वंद जिसका चित्रण हुआ है, स्वच्छंद प्रेम, विवाह के समस्या, मूल्यों के विघटन आदि विषय प्रमुख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि व्यक्ति पर नाटक लिखे गए, ठीक है। तो उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक जो आपके अभ्यासक्रम में था, आप पढ़कर आए हैं, अंजो दीदी, ठीक है, अंजो दीदी जिसमें प्रमुख पात्र है, तो व्यक्तिपरक नाटक जिसको हम कहें। बेचन शर्मा उग्र का नाटक है आवारा और डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब सरमुख हत्यार। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है छाया। लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी, सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, ये उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। समस्या प्रधान नाटककारों के रूप में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम लिया जाता है। तो इन नाटकों में पात्र कम होते हैं एवं इनका कार्य व्यापार सीमित होता है, इसीलिए जीवन के विभिन्न विषयों की प्रस्तुति यहाँ पर नहीं हो सकती। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में हम प्रतिनिधि समस्याओं को देख सकते हैं। चौथा और अंतिम हिस्सा जो हम देख रहे हैं, स्वातंत्रोत्तर नाटक। ये जो प्रवृत्तियां अब विकसित हो रही हैं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय नाट्य विद्यालय की स्थापना, साहित्य अकादमी की स्थापना, और इस प्रकार नाट्य विद्यालय के माध्यम से, अकादमी के माध्यम से नवीन नाटककारों को प्रोत्साहन दिया जाता है, नाटक लिखे जाते हैं, नाटकों का मंचन होता है। तो स्वतंत्रता के बाद ये नई प्रवृत्तियां दिखाई देती है। नव निर्माण की आकांक्षा, लोगों में उत्साह का संचार और एक अलग दिशा मिल रही है। लोगों का मोह भंग हो रहा है, निराशाएं एवं कुंठाएं घेर रही है, और इन परिस्थितियों में मध्य वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है। मोहन राकेश के नाटकों में आपने देखा होगा, आषाढ़ का एक दिन है, या आधे अधूरे है, या लहरों के राजहंस है, इन नाटकों में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो इन नाटककारों ने आधुनिक बोध के नाटक लिखे हैं। उन्हें नवलेखन नाटकों का दौर या नया नाटक का दौर भी कहा जाता है। कुछ नाटककारों में जो प्रेमचंद के समकालीन है भुवनेश्वर, और उनका नाटक है असर, जिसमें आधुनिक बोध का आरंभ किया गया था। दूसरे नाटक का नाम है तांबे के कीड़े, जिसमें विसंगति यानी एब्सर्ड नाटक जिसको हम कहें, उसकी शुरुआत हो गई थी, जहाँ मनुष्य विसंगति का अर्थबोध है, मानव जीवन का निरुद्देश और अर्थहीन होना। कामू, सैमुअल बेकेट आदि जो पाश्चात्य नाट्य लेखक हैं, और उनकी परंपरा इस प्रकार से यहाँ हिंदी में आती दिखाई देती है। आधुनिक बोध को स्थापित करने की दृष्टि से धर्मवीर भारती का अंधा युग ये महत्वपूर्ण नाटक है। इसके उपरांत मोहन राकेश के आधे अधूरे, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, ये भी उल्लेखनीय हैं। अंधा युग में महाभारत युद्ध के उपरांत जिन परिस्थितियों एवं घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं का प्रतीकात्मक चित्रण है। यानी युद्ध की जो विभीषिका है न, आज रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, अगर आप उसके जो फुटेज देखते हैं या समाचार देखते हैं, तो आप देखेंगे कि मृतक व्यक्ति की एक मर्यादा होती है, उसकी सही
प्रकार से दफन विधि हो, अंतिम क्रिया हो, ये नहीं हो रहा है। एक बड़ा खड्डा खाई खोद दी जाती है और उसमें 50-100 लोगों को दफन कर दिया जाता है ना। ये विभीषिका है युद्ध की। सारे मानवीय मूल्य जहाँ पर ध्वस्त हो जाते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ था, जो हम महाभारत के युद्ध में देखते हैं, वही परिस्थितियाँ यहाँ पर पैदा हुई थी। तो अपनी प्रतीकात्मकता से यह नाटक सिद्ध करता है कि कोई भी लड़ाई सत्य के लिए नहीं बल्कि सत्य से हटकर होती है और दोनों पक्ष असत्य होते हैं, कोई कम कोई अधिक, है ना। तो लड़ाई सत्य के लिए नहीं होती, लड़ाई सत्ता के लिए होती है और उसमें दोनों पक्ष गलत होते हैं। यहाँ पर मानवीय संस्कृति का एक प्रकार से हम कहें कि पतन होता है। मोहन राकेश ने मूलतः आधुनिक मानव के द्वंद्व एवं तनाव को अपने नाटकों में लिया है। रंगमंच के स्तर पर मोहन राकेश प्रसाद की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, यानी अपने नाटकों के लिए एक नए रंगमंच का विकास करते हैं और स्वयं उसमें रुचि लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन एक कालिदास की प्रणय कथा है, जिसमें सृजनात्मक द्वंद्व एवं जटिल मनस्थितियों को व्यक्त किया गया है। लहरों के राजहंस में राग विराग, मोह त्याग और सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच का जो द्वंद्व है, जो नंद है वो बुद्ध के भाई है, तो वह तय नहीं कर पा रहा है कि मैं संन्यास लूँ या मैं गृहस्थ जीवन धारण करूँ। आधे अधूरे में यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति करने वाला ये नाटक है, जो आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार के टूटने और बिखरने की बात को हमारे सामने रखता है। आधे अधूरे आधुनिक भावबोध और आधुनिक रंग चेतना का पहला नाटक है। इस क्रम में आने वाले नाटककारों में लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा जैसे महत्वपूर्ण नाटककार हैं, और जिन्होंने मादा कैक्टस, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग जैसे नाटक लिखे हैं। संयोग है कि सुरेंद्र वर्मा का सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक वाला नाटक ये ईडर रंगमंच पर खेला गया, ये और एनएसडी की रेपर्टरी यहाँ पर आई और ये नाटक पहली बार इस प्रदेश ने देखा कि नाटक असल होता क्या है। इसी प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका बकरी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग और भीष्म साहनी का कबीरा खाड़ा बाजार में मुआवजे और ब्रजमोहन का त्रिशंकु, ये महत्वपूर्ण नाटक हैं। नाटक की एक लंबी फहरिस्त परंपरा रही है। हम देखें कि आज का जो नाटक है वह एक लंबी यात्रा करके हम तक पहुंचा है। उसने बहुत सारे पड़ाव पसार किए हैं और आज अपने विशिष्ट रूप में हिंदी नाटक ने अपनी पहचान बनाई है। अस्तु।